नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 10 एस ब्लॉक एलिमेंट का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इससे पहले वाले भाग में हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में जाना था। हमने ये जाना था कि एस ब्लॉक एलिमेंट के दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के बारे में हमने सीखा था कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इन सभी को एल्कली मेटल्स या क्षार धातु में कहते हैं। इसके अलावा बेरिलियम, मैग्नीशियम, स्ट्रांशियम, कैल्शियम, बेरियम, इन सब को एल्कलाइन अर्थ मेटल या क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। हमने इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जाना था। हमने ये जाना था कि इनके बाह्यतम कोश में एक अथवा दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल्कली मेटल्स के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बाह्यतम कोश में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने इनके आयनिक और परमाणुवीय त्रिज्या के बारे में जाना था। हमने यह भी जाना था कि परमाणुवीय त्रिज्या एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती जाती है, और उसका कारण हमने जाना था कि जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं वैसे वैसे नए नए कोश बनते चले जाते हैं, जिसके कारण से परमाणुवीय त्रिज्या बढ़ती है। और आयनिक त्रिज्या परमाणुवीय त्रिज्या की तुलना में काफ़ी कम होती है, क्योंकि एक कोश निकल जाता है। और आयनिक त्रिज्या का ट्रेंड भी यही रहता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर यह बढ़ती चली जाती है। हमने आयनन एंथैल्पी के बारे में भी जाना था। उसमें हमने सीखा था कि जैसे जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं आयनन एंथैल्पी का मान कम होता चला जाता है, और उसका कारण भी हमने जाना था कि जैसे जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं नाभिक से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती चली जाती है, नाभिकीय आकर्षण घटता चला जाता है, और जिसके कारण कम ऊर्जा देने पर ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। इसी कारण से इनकी अपचायक प्रकृति भी बढ़ती जाती है। हमने इसके आयनन विभव के अलावा हमने इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता के बारे में भी जाना था। हमने यह भी जाना था कि इसके कुछ यौगिक, जैसे ये वायु में तीव्रता से अभिक्रिया करता है और ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड्स बनाता है, यह नमी के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड्स बनाता है, ये सब क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। इसके अलावा हमने इनके हैलाइड्स, इनके नाइट्राइड्स, इनकी बात की थी, और हमने कहा था केवल लिथियम ऐसा है जो नाइट्राइड बनाता है, और यह इसकी अन्य क्षार धातुओं से भिन्नता को दर्शाता है। हमने विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं हैलाइड्स की और अन्य यौगिकों की सीखी थी। इस वाले भाग में हम इन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के उपयोगों के बारे में जानेंगे कि इनके उपयोग क्या हैं। इनके कुछ यौगिकों के बारे में जानेंगे, यौगिकों का निर्माण कैसे किया जाता है ये जानेंगे। फिर इन क्षार धातुओं के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक कौन कौन से हैं, उनका निर्माण किस प्रकार किया जाता है, उनका उपयोग क्या होता है, यह सब हम इस वाले भाग में जानेंगे। लिथियम के उपयोग। लिथियम का उपयोग महत्वपूर्ण मिश्र धातुओं के निर्माण में होता है। यह लेड धातु के साथ श्वेत धातु बनाता है, जिससे इंजन की बियरिंग बनाई जाती है। एल्युमिनियम के साथ मिलकर लिथियम उच्च शक्ति का मिश्र धातु बनाता है, जिसका उपयोग वायुयान के निर्माण में होता है। मैग्नीशियम के साथ इसकी मिश्र धातु का उपयोग कवच प्लेट बनाने में तथा लिथियम का उपयोग ताप नाभिकीय अभिक्रियाओं के अतिरिक्त विद्युत रासायनिक सेल बनाने में होता है। हमने पिछली क्लास में भी बात की थी। हमने कहा था कि लिथियम के E0 की वैल्यू, यानी कि मानक अपचयन विभव की वैल्यू सबसे ज़्यादा ऋणात्मक होती है। इसलिए लिथियम के साथ किसी भी इलेक्ट्रोड को जोड़ा जाता है तो लिथियम एनोड का काम करता है। तो विद्युत रासायनिक सेल बनाने में भी लिथियम काम में आता है। सोडियम का उपयोग। सोडियम का उपयोग सोडियम लेड मिश्र धातु बनाने में होता है, जो कि टेट्राइथाइल लेड और टेट्रामिथाइल लेड के निर्माण में आवश्यक है। यह आप जानते हैं कि पहले कार्ब धात्विक या कार्ब लेड का उपयोग पेट्रोल में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में होता था, परंतु अब अधिकतर वाहनों में सीसा रहित पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। यह आप याद करो, बहुत साल पहले जब पेट्रोल काम में लेते थे तो उसमें लेड कंपाउंड्स को या ऑर्गेनिक लेड कंपाउंड्स को, जिसमें टेट्राइथाइल लेड मुख्यतः था, इसको
एंटी नॉकिंग एजेंट या अपस्फोट रोधी के रूप में काम में लिया जाता था। लेकिन लेड एक हैवी मेटल है, एक भारी धातु है, वातावरण को पॉल्यूट करती है और हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचाती है जब लेड उस वातावरण में उपस्थित धुएं के द्वारा हमारे शरीर में पहुंच जाता है। इसीलिए आजकल पेट्रोल में लेड नहीं मिलाया जाता है, अनलेडेड पेट्रोल या सीसा रहित पेट्रोल ही काम में लिया जाता है। द्रव सोडियम धातु का उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में कूलेंट के रूप में या फिर शीतलक के रूप में किया जाता है। पोटेशियम का उपयोग, जैविक क्रिया में पोटेशियम की महत्वपूर्ण भूमिका है। पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग उर्वरक के रूप में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग मृदु साबुन बनाने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषक के रूप में होता है। देखिए, ये जो पोटेशियम है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मेटल है। यह भी आपको हम इसी चैप्टर में आगे भी पढ़ेंगे और हम सीखेंगे भी कि सोडियम पोटेशियम पंप हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम के बहुत सारे फर्टिलाइजर्स पोटेशियम के द्वारा या पोटेशियम क्लोराइड के द्वारा बहुत सारे फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं या उर्वरक भी बनाए जाते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग मृदु साबुन बनाने में होता है। साबुन दो तरह के बनते हैं, या तो ये सोडियम साल्ट होते हैं या फिर ये पोटेशियम साल्ट होते हैं, सोडियम स्टीरिएट या पोटेशियम स्टीरिएट। अब जो सोडियम स्टीरिएट है उससे हार्ड सोप्स बनते हैं या कठोर साबुन बनते हैं, जबकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से मृदु सोप या सॉफ्ट सोप का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषक के रूप में भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है, जो पोटेशियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। सीजियम का उपयोग, जैसे हमने पहले बात की थी कि सीजियम में आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन बहुत लूजली बाउंडेड होता है, बहुत क्षीण आकर्षण बल से बंधा रहता है, थोड़ा सा ही ऊर्जा देने पर आसानी से निकल जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में इसके आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से निकल जाता है, इसीलिए प्रकाश विद्युत सेल बनाने में सीजियम का उपयोग होता है। जो सोलर कुकर होते हैं, सोलर सेल्स होते हैं, उन सब में सीजियम की प्लेट लगी रहती है। क्षार धातुओं के यौगिकों के सामान्य अभिलक्षण। क्षार धातुओं के सभी यौगिक आयनिक प्रकृति के होते हैं। देखिए, इनके जो यौगिक है उसमें एक होगा धनायनिक भाग, एक होगा ऋणायनिक भाग। अब वो जो धनायनिक और ऋणायनिक भाग है उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में या विद्युत ऋणात्मकता में इतना अंतर होता है कि उनका जो धनायनिक भाग है वो, जो इसको हम कहेंगे धात्विक भाग, वो धनावेशित और इसका जो ऋणायनिक भाग वो ऋणावेशित हो जाने के कारण से इनकी प्रकृति आयनिक होती है। वायु के आधिक्य में जलने पर या दहन करने पर लिथियम मुख्य रूप से लिथियम ऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड और कुछ सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। यह हमने पिछली क्लास में जाना था कि लिथियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो केवल ऑक्साइड्स बनाता है, सोडियम ऑक्साइड के साथ साथ परऑक्साइड भी बनाता है, जबकि पोटेशियम, सीजियम और रुबिडियम ये ऑक्साइड परऑक्साइड के साथ साथ सुपर ऑक्साइड्स भी बनाते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड, मेटल परऑक्साइड और मेटल सुपर ऑक्साइड शुद्ध रूप में बनाए जा सकते हैं। धातु आयनों का आकार बढ़ने के साथ साथ ऑक्साइड तथा सुपर ऑक्साइड के स्थायित्व में भी वृद्धि होती चली जाती है। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे हम सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम तक चलेंगे, फ्रेंशियम तो रेडियोएक्टिव है, तो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम तक चलेंगे, वैसे वैसे इनके जैसे ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड बनते चले जाएंगे, उनका स्थायित्व भी बढ़ता चला जाएगा। इसका मुख्य कारण जालक ऊर्जा प्रभाव के फलस्वरूप बड़े ऋणायनों का बड़े धनायनों द्वारा स्थायित्व प्रदान करना है। ये ऑक्साइड्स सरलता पूर्वक जल अपघटित होकर हाइड्रोक्साइड्स में परिवर्तित हो जाते हैं। ऑक्साइड्स हो अथवा परऑक्साइड्स हो अथवा सुपर ऑक्साइड्स हो, जब कभी भी इनको जल में घोला जाता है ये अपघटित हो जाते हैं और मेटल के हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। आप अभिक्रिया में देख रहे हैं, पहले यहाँ पर ये मेटल ऑक्साइड है, जैसे मान लीजिए लिथियम का ऑक्साइड, वाटर से या जल से रिएक्शन करेगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। इसी तरह से ये परऑक्साइड है, सोडियम परऑक्साइड हो सकता है, पोटेशियम परऑक्साइड हो सकता है, यह जल से अभिक्रिया करके यह भी हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसी प्रकार से ये सुपर ऑक्साइड्स भी जब जल से अभिक्रिया करेंगे तो हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, धात्विक हाइड्रोक्साइड बनते हैं। तो हम सीधे सीधे शब्दों में कहें कि जब इनके ऑक्साइड्स अथवा परऑक्साइड्स अथवा सुपर ऑक्साइड्स को जल में घोला जाता है तो वो जल अपघटित होकर धातुओं के हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं और हम जानते हैं इनकी प्रकृति क्षारकीय होती है। शुद्ध अवस्था में ऑक्साइड्स तथा परऑक्साइड्स रंगहीन होते हैं, जबकि सुपर ऑक्साइड्स पीले रंग के होते हैं।
सुपर ऑक्साइड्स अनुचुंबकीय होते हैं, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर ये चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करते हैं। ऑक्साइड्स जल से अभिक्रिया से प्राप्त, ऑक्साइड और जल की अभिक्रिया की है, इससे प्राप्त हाइड्रोक्साइड श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। क्षार धातुओं के हाइड्रोक्साइड्स प्रबलतम क्षारक होते हैं, जैसे हम इनकी बात कर चुके, लिथियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होते हैं, स्ट्रांगली बेसिक इन कैरेक्टर होते हैं। ये जल में अत्यधिक ऊष्मा उत्सर्जन के साथ घुल जाते हैं। जब हाइड्रोक्साइड्स को जल में घोला जाता है, आप इनको घोलेंगे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप जल में घोलिए तो उस जल का ताप बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्मा के उत्सर्जन के साथ घुलते हैं। और जब कभी भी किसी भी मेटल के, इसमें भी एल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड को जल में घोलेंगे तो उसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है। हैलाइड्स, क्षार धातुओं के हैलाइड्स उच्च गलनांक वाले रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। हैलाइड्स MX का मतलब जैसे NaCl, NaBr, NaI, NaF, इस तरह से पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड, तो जितने भी ये हैलाइड्स बनते हैं इनके गलनांक के मान उच्च होते हैं। एक लिथियम के छोड़ दीजिए, लिथियम के हैलाइड्स में कुछ सहसंयोजक गुण होते हैं, अन्यथा जितने भी क्षार धातुएं हैं उनके हैलाइड्स में आयनिक गुण होते हैं। और इन आयनिक के गुणों के कारण या इनके हैलाइड आयनिक प्रकृति के होने के कारण इनके गलनांक के मान उच्च होते हैं और ये रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। इन्हें उपयुक्त हाइड्रोक्साइड अथवा ऑक्साइड या कार्बोनेट की हाइड्रोहेलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया के द्वारा बनाया जा सकता है। क्षार धातुओं के फ्लोराइडों के डेल्टा FH के मान वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कम ऋणात्मक होता चला जाता है, जबकि इन क्षार धातुओं के क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड में इसके ठीक प्रकृति विपरीत पाई जाती है। जो फ्लोराइड्स हैं उनके वैल्यू धीरे धीरे करके कम ऋणात्मक होती जाएगी, जबकि क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड के इनकी जो नेगेटिव वैल्यू है वो धीरे धीरे करके अधिक ऋणात्मक होती चली जाती है। इन सभी हैलाइडों की संभवन एंथैल्पी उच्च ऋणात्मक होती है, यानी कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मान, संभवन एंथैल्पी का मान उच्च ऋणात्मक होता है। गलनांक तथा कथनांक का क्रम इस प्रकार से होता है कि सबसे अधिक फ्लोराइड, उससे कम क्लोराइड, उससे कम ब्रोमाइड और उससे कम आयोडाइड। बात आपके समझ में आ रही होगी, क्योंकि फ्लोराइड और मेटल इनमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, विद्युत ऋणात्मकता में अंतर बहुत अधिक होगा। जैसे मान लीजिए सोडियम और फ्लोराइड, NaF, सोडियम फ्लोराइड बना, सोडियम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हम कहें मान लीजिए जैसे कितनी है 0.9, फ्लोरीन माइनस है फ्लोराइड की 4, तो फ्लोरीन की 4 है, सोडियम की 0.9 है, डिफरेंस देखिए लगभग 3.1 का है। वही क्लोराइड की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोराइड की तुलना में कम होती है, इस कारण से डिफरेंस इसका कम होता चला जाएगा। और जितना विद्युत ऋणात्मकता में अंतर कम होता चला जाएगा उसके आयनिक गुण भी उतने ही कम होते चले जाएंगे, और जितने आयनिक गुण कम होंगे उतना ही गलनांक और क्वथनांक का मान भी कम होता चला जाता है। यही कारण है कि इन धातुओं के फ्लोराइड, क्लोराइड और ब्रोमाइड और आयोडाइड में जैसे जैसे हम फ्लोराइड से आयोडाइड की तरफ चलते हैं गलनांक और क्वथनांक के मान कम होते चले जाते हैं। चूंकि ये सब आयनिक प्रकृति के होते हैं, केवल लिथियम के हैलाइड्स में कुछ सहसंयोजक प्रकृति होती है, इसीलिए ये सब जल में घुल जाते हैं। हम जानते हैं एक सिद्धांत है लाइक डिजॉल्व्स लाइक का, समान समान को घुलता है। आयनिक प्रकृति के जितने भी पदार्थ होते हैं वो ध्रुवीय विलायकों में, जिसमें जैसे कि जल है, उसमें आसानी से घुल जाते हैं। और यदि ये पदार्थ कार्बनिक होते या सहसंयोजक प्रकृति के होते तो ये कार्बनिक विलायकों में घुलते। चूंकि इनमें आयनिक प्रकृति होती है इसलिए ये जल में आसानी से घुल जाते हैं। जल में लिथियम फ्लोराइड की निम्न विलेयता, इसकी उच्च जालक ऊर्जा के कारण तथा सीजियम आयोडाइड की निम्न विलेयता सीजियम तथा आयोडाइड आयन की निम्न जल योजन ऊर्जा के कारण होती है। देखिए किसी भी पदार्थ को जब हम जल में घोलेंगे तो 2-3 बातें महत्वपूर्ण, उनको देखिए समझिए कि यदि उस पदार्थ की या उस यौगिक की जालक ऊर्जा या लैटिस एनर्जी का मान ज़्यादा है, देखो होगा क्या, हमें घुलने के लिए ज़रूरी क्या है कि वो जालक में जो बंध बने हुए हैं वो टूट जाएं। जब वो टूट जाएंगे तो वो आसानी से घुल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी जालक ऊर्जा या लैटिस एनर्जी जितनी कम होगी वो उतना ही अधिक आसानी से जल में
घुल जाएगा और जिसकी जालक ऊर्जा जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही जल में कठिनाई से घुलेगा। तो लिथियम क्लोराइड की विलेयता या सॉल्युबिलिटी वाटर में बहुत कम होती है। उसका कारण क्या है कि लिथियम की लैटिस एनर्जी या जालक ऊर्जा का मान बहुत अधिक होता है। दूसरी बात क्या कि जब कभी भी किसी भी पदार्थ को किसी भी विलायक में घोला जाता है तो कुछ ऊर्जा बाहर निकलती है जिसे हम विलायकन ऊर्जा कहते हैं। और यदि यह विलायक जल है और जब जल में घोला जाएगा तो उसको हम जल योजन ऊर्जा कहते हैं। और ये जल योजन ऊर्जा का मान यदि इतना अधिक है कि वो जालक के बंध को तोड़ सके, उस जालक को तोड़ सके। आप समझ रहे बात को कि यदि किसी पदार्थ को जल में घोले जाने पर उससे निकलने वाली ऊर्जा इतनी अधिक है जो कि जालक ऊर्जा से अधिक है तो वो जालक ऊर्जा को तोड़ देगी और वो पदार्थ आसानी से घुल जाएगा। सीजियम आयोडाइड की विलेयता कम है। उसका कारण क्या है कि सीजियम और आयोडाइड आयन की जल योजन ऊर्जा का मान कम होता है। क्योंकि इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी का मान कम है इसलिए ये इतनी अधिक ऊर्जा नहीं हो पाती कि ये जालक को उतनी आसानी से तोड़ सके। इसीलिए सीजियम आयोडाइड की विलेयता भी जल में कम होती है। तो आपके बात समझ में आ गई होगी कि किसी भी पदार्थ को जल में घोलने के लिए क्या जरूरी है, उसकी जालक ऊर्जा का मान कम होना चाहिए और जल योजन ऊर्जा का मान अधिक होना चाहिए। जालक ऊर्जा जितनी कम होगी, जल योजन ऊर्जा जितनी अधिक होगी, वो पदार्थ उतना ही आसानी से जल में घुल जाएगा। क्योंकि लिथियम फ्लोराइड की जालक ऊर्जा का मान बहुत ज़्यादा है, सीजियम आयोडाइड की जल योजन ऊर्जा का मान बहुत कम है, इसलिए ये जल में कम घुलनशील होते हैं। लिथियम क्लोराइड पिरिडीन में घुलनशील होता है। कारण समझ में आ रहा है? मैंने आपसे कहा था क्योंकि लिथियम के हैलाइड्स में सहसंयोजक गुण आ जाते हैं, इस कारण से यह अब कम द्रवीय पदार्थों में घुल जाएगा। जल जैसे अधिक द्रवीय पदार्थ में उतनी आसानी से नहीं घुलता है। ऑक्सो अम्लों के लवण समझने की कोशिश कीजिए कि ऑक्सो अम्ल कहते किसे हैं। जिनमें जिस परमाणु पर अम्लीय प्रोटॉन युक्त हाइड्रोक्साइड होता है उसी परमाणु पर ऑक्सो समूह जुड़ा रहे तो उनको ऑक्सो अम्ल कहते हैं। बात सुने ध्यान से, जिस परमाणु पर अम्लीय प्रोटॉन हो, भाई ये देखो अम्ल है तो अम्लीय प्रोटॉन होगा ही होगा। जैसे HCl में अम्लीय प्रोटॉन H+ और Cl- तो H+ है अम्लीय प्रोटॉन। H2SO4 में क्या है उसका H+ है, H+ प्लस HSO4-, फिर वो HSO4- कन्वर्ट होगा H+ प्लस SO4 2- में, यानी कि जो प्रोटॉन दे रहा है। तो जिस परमाणु पर ये H जुड़ा हुआ है यानी कि अम्लीय प्रोटॉन जुड़ा हुआ है उसी परमाणु पर OH ग्रुप भी जुड़ा हो, उसी परमाणु पर क्या जुड़ा हो, हाइड्रोक्साइड ग्रुप भी जुड़ा हो, तो उसको ऑक्सो समूह कहते हैं। उसे कि अम्लीय प्रोटॉन युक्त हाइड्रोक्साइड होता है और उसी परमाणु पर ऑक्सो समूह भी जुड़ा रहता है। उदाहरण देखा जैसे कार्बनिक अम्ल H2CO3, आप देखो C डबल बॉन्ड हो OH होल ट्वाइस। अब इसमें क्या है, ये देखो जो O है ना वो उसी कार्बन पर जुड़ा है, कार्बन पर OH भी जुड़ा हुआ है, कार्बन पर ही OH है, कार्बन पर ही O है। H2SO4 में सल्फर पर ही ऑक्सीजन है, ऑक्सो समूह जुड़ा है, और सल्फर भी पर ही हाइड्रोक्साइड समूह जुड़ा है। तो अम्लीय प्रोटॉन जो हाइड्रोक्साइड, ये जो हाइड्रोक्साइड है ना, ये कार्बनिक अम्ल का OH, ये वही है जो प्रोटॉन के रूप में जो H पॉजिटिव को निकालेगा। इसी तरह से H2SO4 में OH वो समूह है जो कि H पॉजिटिव को निकालेगा। उसी सल्फर पर ऑक्सो समूह भी जुड़ा हुआ है। तो ऐसे लवणों को हम क्या कहते हैं, ऑक्सो लवण कहते हैं। तो कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का स्ट्रक्चर आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये जिस पर जैसे ये C कार्बन पर ये ऑक्सो समूह जुड़ा है उसी पर ये प्रोटॉन देने वाला हाइड्रोक्सिल समूह है। सल्फर पर ये ऑक्सो समूह जुड़ा है, उसी पर प्रोटॉन देने वाला ये हाइड्रोक्सिल समूह भी जुड़ा हुआ है। क्षार धातुएं सभी ऑक्सो अम्लों के साथ मिलकर लवण बनाती हैं और ये साधारणतः जल में घुलनशील होते हैं और तापीय स्थायी होते हैं, यानी कि ताप देने पर भी ये स्थायी होते हैं। इनके कार्बोनेट्स जैसे M2CO3, जैसे मान हम बात करें Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, या इनके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसे NaHCO3, KHCO3, इनका तापीय स्थायित्व भी अधिक होता है। याद करें पहले इसको जैसे NaHCO3 उसको पहले सोडियम बाइकार्बोनेट कहते थे, अब बाई शब्द काम में नहीं लेते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, Na सोडियम, H हाइड्रोजन और CO3 कार्बोनेट, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। KHCO3 पोटेशियम
हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट का शब्द काम में नहीं लेते आजकल, इसको क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और या फिर पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है, और इनका तापीय स्थायित्व भी अधिक होता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धन विद्युतीय प्रभाव बढ़ता चला जाता है, अतः कार्बोनेटों और हाइड्रोजन कार्बोनेटों का स्थायित्व भी बढ़ता चला जाता है। देखिए धन विद्युतीय प्रभाव से मतलब क्या, इसको समझो। देखिए हमने कहा था कि धन विद्युतीय प्रभाव कब होगा, जब वो तत्व आसानी से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा और वो M+ में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम सोडियम प्लस में, पोटेशियम पोटेशियम प्लस में या K+ में, इसी तरह से रुबिडियम Rb+ में, ठीक है। और ये करैक्टर, ये प्रोटॉन देने का करैक्टर, खुद पर धनावेश अर्जित करने का करैक्टर, ये गुण, ये धीरे धीरे करके वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता चला जाता है। कारण कि उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा का मान भी घटता चला जाता है। इसी कारण से कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेटों का स्थायित्व भी बढ़ता चला जाता है। लिथियम कार्बोनेट ताप के प्रति स्थायी नहीं होता। तब हमने क्या कहा, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कार्बोनेटों और हाइड्रोजन कार्बोनेटों का स्थायित्व बढ़ता जाएगा। इसका मतलब लिथियम कार्बोनेट सबसे कम स्थायी होगा, थोड़ा सा ताप देने पर ही ये टूट जाएगा और लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो लिथियम कार्बोनेट ताप के प्रति स्थायी नहीं है, जैसे ही हमें थोड़ा सा ताप देंगे तो ये टूट जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिथियम ऑक्साइड में और CO2 में, जो लिथियम ऑक्साइड लिथियम कार्बोनेट की तुलना में अधिक स्थायी होता है। अब देखो यहाँ समझने की कोशिश करो, अभी जितना हम पढ़ रहे थे उसमें बार बार हम कह रहे थे कि लिथियम अलग से गुण दर्शाता है। लिथियम के यौगिक में कुछ सहसंयोजक प्रकृति होती है, लिथियम का कार्बोनेट उतना अधिक स्थायी नहीं है। तो लिथियम के बार बार हम उसके अन्य धातुओं से भिन्न व्यवहार की चर्चा कर रहे थे। आपको याद हो तो जैसे पहली वाली क्लास में हमने ये सीखा था कि लिथियम वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करके नाइट्राइड बनाता है, जबकि अन्य क्षार धातुएं नहीं बनाती हैं। अन्य क्षार धातुएं जल में आसानी से घुल जाती हैं, आयनिक प्रकृति की होती हैं, जबकि लिथियम में कुछ कुछ सहसंयोजक गुण पाए जाते हैं और लिथियम के कुछ यौगिक जल में उतनी आसानी से नहीं घुलते। तो ये सारे व्यवहार क्या बता रहे हैं, ये सारे व्यवहार ये बता रहे हैं कि लिथियम के अधिकांश गुण उसके संगत तत्वों मतलब उसी के वर्ग के अन्य तत्वों जैसे सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम से उतने अधिक नहीं मिलते हैं जितने कि इसके मैग्नीशियम से मिलते हैं। यदि मैग्नीशियम के साथ हम इसकी तुलना करें तो मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ मिलकर जैसे मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है, उसी प्रकार से लिथियम नाइट्राइड बनाता है। जैसे मैग्नीशियम के कॉम्प्लेक्सेज बनाए जा सकते हैं, उसी प्रकार के लिथियम के हैलाइड्स के भी कॉम्प्लेक्सेज बनाए जा सकते हैं। तो लिथियम अपने वर्ग के तत्वों के साथ साथ या मैग्नीशियम के साथ भी बहुत अधिक समानता दर्शाता है। तो हम कहते हैं लिथियम का मैग्नीशियम के साथ में डायगोनल रिलेशनशिप या विकर्ण संबंध मिलता है। विकर्ण संबंध का मतलब कैसे, जैसे लिथियम उसका मैग्नीशियम से। इसी प्रकार से दूसरे वर्ग में है बेरिलियम। बेरिलियम के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे कि बेरिलियम अपने जो दूसरे वर्ग के तत्व हैं उनके बजाय एल्युमिनियम के साथ अधिक संबंध दर्शाता है, या उसके गुण एल्युमिनियम से अधिक मिलते जुलते हैं, लिथियम के गुण मैग्नीशियम से अधिक मिलते जुलते हैं। क्योंकि ये एक पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में ये डायगोनली प्लेस्ड है, ये एक दूसरे से विकर्ण स्थान पर हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि लिथियम के मैग्नीशियम के साथ में विकर्ण संबंध होता है। ये एग्जाम में कई बार आता है कि लिथियम का क्षार धातुओं से असंगत व्यवहार एनालॉगस प्रॉपर्टीज और मैग्नीशियम के साथ में विकर्ण संबंध या डायगोनल रिलेशनशिप को समझाइए। होता क्यों है ऐसा, इसको समझो। देखो, किसी भी तत्व की प्रॉपर्टी या गुण उसके दो बातों पे निर्भर करती है। एक तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, पहली बात, कि उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, या उसके सह संयोजक इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पहली बात। दूसरी बात, उसका एटॉमिक साइज या आयनिक साइज क्या है। इन दो बातों पर अधिकतर गुण निर्भर करते हैं, चाहे वो आयनेशन एंथैल्पी हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो, या मेटलिक कैरेक्टर हो, कुछ भी हो, अधिकतर इन बातों पर निर्भर करते हैं। अब है क्या कि लिथियम का एटॉमिक रेडियाई, लिथियम की एटॉमिक रेडियाई मैग्नीशियम के समान है, लिथियम के आयनिक रेडियाई मैग्नीशियम के समान है। तो लिथियम के आयनिक Li+ और Mg2+ ये लगभग समान है।
लिथियम की एटॉमिक रेडियाई और मैग्नीशियम एटॉमिक रेडियस लगभग समान है। केवल अंतर क्या है कि लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण से ये Li+ बनाता है और Mg2+ बनाता है। तो जब Li+ बना रहा है वो वाली तो गुण किससे मिलेंगे, इसके एल्कली मेटल से, और समान आकार होने के कारण से इसके गुण किससे मिलेंगे, मैग्नीशियम के साथ मिलते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ये मैग्नीशियम के साथ में विकर्ण संबंध या डायगोनल रिलेशनशिप दर्शाता है। तो अब हम क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे कि लिथियम के अन्य धातुओं से क्या भिन्न व्यवहार है, अन्य क्षार धातुओं से, और मैग्नीशियम के साथ इसके कौन कौन से ऐसे गुण हैं जो मिलते हैं जो इसके डायगोनल रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करते हैं। लिथियम तथा अन्य क्षार धातुओं में असमानताओं के मुख्य बिंदु। लिथियम परमाणु एवं इसके आयन का असामान्य छोटा आकार, अत्यधिक ध्रुवण क्षमता के कारण लिथियम असंगत व्यवहार प्रदर्शित करता है। देखिए, चार्ज तो सब पर समान होगा, Li पर भी 1+ चार्ज है, +1 है ना, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सबके पास +1 है, लेकिन इसका साइज बहुत छोटा है, इसका जो त्रिज्या अनुपात है वो काफ़ी कम है। इसके कारण से लिथियम, इसका बहुत छोटा आकार होने के कारण से अन्य क्षार धातुओं से ये भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करेगा। लिथियम मैग्नीशियम से विकर्ण संबंध दर्शाता है। लिथियम की प्रकृति सहसंयोजक होने के कारण, मतलब लिथियम के जो कंपाउंड्स हैं उनकी प्रकृति सहसंयोजक होने के कारण से ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में या कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होती है, इसकी बात हम पहले कर चुके। और बाकी जो सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम है ये आयनिक प्रकृति के होते हैं, इसलिए ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं। लिथियम का असंगत व्यवहार। लिथियम अत्यधिक कठोर है, इसका गलनांक क्वथनांक अन्य क्षार धातुओं की तुलना में अधिक होता है। हमने जब फिजिकल प्रॉपर्टीज की जब टेबल देख रहे थे तब हमने देखा था कि लिथियम के गलनांक क्वथनांक सर्वाधिक था, और जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे थे वैसे वैसे इनके गलनांक क्वथनांक कम होते चले जा रहे थे। लिथियम की अभिक्रियाशीलता अन्य क्षार धातुओं की अपेक्षा सबसे कम है, आकार छोटा है, बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टाइटली बाउंडेड है, उतनी आसानी से नहीं निकलता। आयनन एंथैल्पी का मान अन्य क्षार धातुओं से सर्वाधिक है, इस कारण से लिथियम की अभिक्रियाशीलता अन्य की तुलना में कम होती है, परंतु यह प्रबलतम अपचायक का कार्य करता है। वायु में दहन के फलस्वरूप लिथियम केवल मोनोऑक्साइड बनाता है, ये भी हमने बात की थी। अन्य क्षार धातुओं से भिन्नता देख रहे हैं आप, केवल लिथियम क्या है, लिथियम ऑक्साइड बनाता है, जबकि सोडियम ऑक्साइड के साथ साथ परऑक्साइड ही बनाता है, और पोटेशियम रुबिडियम सीजियम ऑक्साइड और परऑक्साइड के साथ साथ सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं। यह भी हमने बात की कि लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्राइड बनाता है, जबकि अन्य क्षार धातुएं नाइट्राइड नहीं बनाती हैं। लिथियम डेलिक्वेसेंट है एवं हाइड्रेट LiCl2H2O के रूप में क्रिस्टलेट हो जाता है, यानी कि ये जो वायुमंडल में उपस्थित नमी है उसको ये सोख लेता है, जबकि अन्य क्षार धातुओं के क्लोराइड हाइड्रेट्स नहीं बनाते हैं। लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ठोस अवस्था में प्राप्त नहीं होता है, जबकि अन्य क्षार धातुओं के ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट्स बनाए जा सकते हैं। लिथियम इथाइन से रिएक्शन करके लिथियम इथेनाइड नहीं बनाता, जबकि अन्य क्षार धातुएं सोडियम इथेनाइड पोटेशियम इथेनाइड बनती हैं। ये भी देखिए भिन्नता देखिए अन्य क्षार धातुओं से। लिथियम नाइट्रेट को जब कभी भी गर्म करेंगे तो वो लिथियम ऑक्साइड देगा और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, लेकिन लिथियम के अलावा अन्य किसी क्षार धातुओं के नाइट्रेट को गर्म करोगे तो वो नाइट्राइट में विघटित हो जाता है। तो ये भिन्नता दर्शा रहा है लिथियम की अन्य क्षार धातुओं से कि लिथियम नाइट्रेट गर्म करने पर लिथियम ऑक्साइड में परिवर्तित होता है, जबकि अन्य क्षार धातुओं के नाइट्रेट गर्म किए जाने पर नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाते हैं। अन्य क्षार धातुओं के फ्लोराइड एवं ऑक्साइड की तुलना में लिथियम फ्लोराइड और लिथियम ऑक्साइड जल में कम विलेय होते हैं। कारण आपको पता है इसकी कुछ सहसंयोजक प्रकृति होने के कारण। लिथियम और मैग्नीशियम की समानता के बिंदु, जैसे हमने पहले कहा लिथियम मैग्नीशियम के साथ में विकर्ण संबंध दर्शाता है, डायगोनल रिलेशनशिप दर्शाता है। और कारण हमने क्या जाना था, हमने कहा था कि इनके परमाणुीय त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या का मान लगभग समान होता है। अगर हम लिथियम की परमाणुीय त्रिज्या एटॉमिक रेडियाई देखें तो 152 पिकोमीटर है और मैग्नीशियम की 160 पिकोमीटर है, जो लगभग समान है। इसी प्रकार से लिथियम आयन की आयनिक रेडियाई या आयनिक त्रिज्या 76 पिकोमीटर है, जबकि मैग्नीशियम की 72 या 72 पिकोमीटर होती है। यह भी लगभग समान है। इस कारण से लिथियम मैग्नीशियम के समान गुण दर्शाता है, मैग्नीशियम से विकर्ण संबंध दर्शाता है। लिथियम तथा मैग्नीशियम की समानताओं के कारण एक तो हमने जैसे देखा इसका आकार समान है आयनिक, और इसका परमाणुीय आकार समान है।
लिथियम एवं मैग्नीशियम अपने वर्ग की अन्य धातुओं की तुलना में कठोर और हल्की धातु हैं। लिथियम एवं मैग्नीशियम जल के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करती हैं और इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड बहुत कम घुलनशील होते हैं। हमने कहा जल के साथ अभिक्रिया, जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं जल के साथ अभिक्रिया बढ़ती चली जाती है और साथ ही जल में आसानी से ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड्स घुलते चले जाते हैं। लेकिन लिथियम और मैग्नीशियम इनके जो हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड्स हैं वो अन्य क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना में कम घुलनशील होते हैं। हाइड्रोक्साइड गर्म करने पर विघटित हो जाते हैं। दोनों ही नाइट्रोजन से संयोग करके क्रमशः लिथियम नाइट्राइड और मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाती हैं। लिथियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीजन के आधिक्य में अभिक्रिया करके सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते हैं, जबकि अन्य क्षार धातुएं सुपर ऑक्साइड भी बनाती हैं। लिथियम एवं मैग्नीशियम धातुओं के कार्बोनेट गर्म करने पर सरलता पूर्वक विघटित होकर उनके ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। दोनों ही ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाते हैं। जैसे हमने कहा था, पहले हमने सीखा भी था कि लिथियम के कार्बोनेट्स का स्थायित्व टॉप टू बॉटम जाने पर बढ़ता चला जाता है, या क्षार धातुओं के कार्बोनेट्स का स्थायित्व टॉप टू बॉटम जाने पर बढ़ता चला जाता है। लेकिन लिथियम का, तो उससे क्या समझ में आया कि लिथियम का कार्बोनेट का स्थायित्व कम होता है। जैसे ही इसको गर्म करेंगे तो वो लिथियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेगा। लिथियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड दोनों ही एथेनॉल में सॉल्युबल हैं। क्यों? क्योंकि हमने कारण बताया कि इसमें कुछ कोवलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं, जिस कारण से ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाते हैं। लिथियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड दोनों ही डेलिक्वेसेंट हैं। ये जल में जलीय विलयन से LiCl2H2O और MgCl2 के रूप में क्रिस्टलित होते हैं। अन्य क्षार धातुएं इस प्रकार के हाइड्रेट्स नहीं बनाती हैं या वाटर मॉलिक्यूल उनके साथ एसोसिएटेड नहीं होते हैं उनके क्रिस्टल के रूप में। जिस प्रकार से मैग्नीशियम में हो रहे हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड में हो रहे हैं, उसी प्रकार से लिथियम में भी जल के दो अणु इसके क्रिस्टलीय रूप में जुड़े रहते हैं। इस वाली क्लास में हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमने बात की जितने भी अल्कली मेटल्स हैं या क्षारीय धातु हैं उनके उपयोग की बात की। हमने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम इन सब के उपयोग देखे थे। अधिकांश इनमें से मिश्र धातु बनाती हैं और मिश्र धातुओं के विभिन्न उपयोग होते हैं। सीजियम का उपयोग जैसा हमने कहा कि इसमें बहुत सरलता से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सनलाइट में निकल जाता है, इसलिए इनका उपयोग फोटोवोल्टेइक सेल बनाने में किया जाता है। इसके बाद हमने इनके यौगिकों के बारे में जाना। हमने देखा कि इनके यौगिक ऑक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड बनाए जा सकते हैं और जैसे जैसे हम लिथियम के केवल ऑक्साइड बनता है, सोडियम परऑक्साइड ही बनाता है और बाकी अन्य सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं। हमने इनके ऑक्सो लवण के बारे में जाना, हमने इनके कार्बोनेटों के बारे में जाना, हाइड्रोजन कार्बोनेटों के बारे में जाना और साथ में हमने इनके हैलाइड्स के बारे में जाना था। इसके अलावा हमने सीखा कि लिथियम की अन्य क्षार धातुओं के साथ में उतनी अधिक समानता नहीं मिलती जितनी मैग्नीशियम के साथ में मिलती है। कुछ गुण इसके क्षारीय धातुओं के साथ मिलते हैं। जैसा कि हमने सीखा कि किसी भी पदार्थ के गुण दो बातों पर निर्भर करते हैं। एक तो उसके सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं और दूसरा इसका एटॉमिक और आयनिक साइज क्या है। तो इसके वैलेंस शेल में इसके एक इलेक्ट्रॉन है या सहसंयोजी एक इलेक्ट्रॉन है, उस नाते तो ये सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आदि से समानता दर्शाता है। लेकिन इसकी आयनिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियाई ये मैग्नीशियम के समान है। इस कारण से ये मैग्नीशियम जैसे या मैग्नीशियम के यौगिकों जैसे गुण दर्शाता है। तो हम कह सकते हैं कि लिथियम का मैग्नीशियम के साथ में विकर्ण संबंध है। लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ही ऐसी हैं जो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन से अभिक्रिया करके नाइट्राइड बनाती हैं। इनके सॉल्ट डेलिक्वेसेंट होते हैं, इनके जो हैलाइड्स हैं वो डेलिक्वेसेंट होते हैं। इनके जितने भी यौगिक हैं उनके समानताएं मैग्नीशियम और लिथियम की वो मिलती जुलती इसलिए हैं क्योंकि इनमें आकार छोटा होने के कारण से इनमें कुछ मात्रा में सहसंयोजक गुण आ जाते हैं और जब सहसंयोजक गुण आ जाते हैं तो ये बजाय ध्रुवीय विलायकों के यह सहसंयोजक विलायकों में या कार्बनिक विलायकों में घुल जाते हैं और ये अन्य क्षार धातुओं से भिन्नता दर्शाते हैं, मैग्नीशियम के साथ समानता दर्शाते हैं। इससे अगली वाली क्लास जब होगी उसमें हम सीखेंगे कि सोडियम के महत्वपूर्ण यौगिक कौन कौन से हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, इनको किस प्रकार से बनाया जाता है, इनका क्या उपयोग है।
उसके बारे में हम गहराई से जानेंगे और साथ में वर्ग 2 के तत्व जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, इन सब का हम गहराई से विस्तृत अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।